करना है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में, दूसरे वर्ड्स में कह लें कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में आज हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड्स होते कौन से हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? C+O, इससे कहा जाता है कार्बोनिल ग्रुप। ये एल्डिहाइड्स में भी होता है, कीटोन्स में भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है, और एसिड के जो बाकी डेरिवेटिव्स होते हैं उनके अंदर भी ये ग्रुप प्रेजेंट होता है। इस ग्रुप को अगर हम थोड़ा सा इंटरनली देखें तो कार्बन का डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन टेट्रावेलेंट है तो फर्दर जो दो बॉन्ड होते हैं एक साइड पे तो अल्काइल ग्रुप ही होता है, दूसरी साइड पे कोई भी ग्रुप Z अटैच हो सकता है, और इसी Z की बेस पे जो है डिफरेंट क्लासेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बनती हैं। ये जो कार्बन होता है कार्बोनिल कार्बन, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और ऑक्सीजन की चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइट हायर होती है तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो Z ग्रुप है ये डिफरेंट हो सकते हैं। Z अगर हाइड्रोजन होगा तो ये एल्डिहाइड्स होंगे, Z अगर R होगा तो ये कीटोन्स होंगे, Z अगर OH होगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे, Z अगर X होगा तो ये एसिड हैलाइड्स होंगे, अगर OR होगा तो ये एस्टर्स होंगे। अगर ये आपके पास NH2 ग्रुप या अमाइनो ग्रुप है, या फिर जो अमाइनो के हाइड्रोजन्स हैं आप उनको अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करवाते रहें तो ये अमाइड्स होते हैं। और अगर ये आपके पास OCOR हो तो ये होते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स। तो ये डिफरेंट क्लासेस हैं जिनके अंदर कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है। आईयूपैक नोमेनक्लेचर की बात करें, यहाँ पे जो बेसिकली हमने स्टडी करना है, हमने इन सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स को नहीं करना। जो बेसिक कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स, हम उनके बारे में देखेंगे। तो नोमेनक्लेचर की बात करें, सबसे पहला काम जो है आप लोगों ने वही करना है, चाहे वो एल्डिहाइड्स हैं चाहे वो कीटोन्स हैं, कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जो कि आपका पेरेंट होता है। तो हम एल्डिहाइड का पहले नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। एल्डिहाइड का जनरल नेम होता है अल्कानल, यानी जो भी अल्केन होगा, जितने भी कार्बन वाला चेन होगा उसके आखिर में आपने लगा देना है AL यानी मेथानल, एथानल, प्रोपानल, ब्यूटानल। जहाँ तक इसकी पोजीशन की बात है एल्डिहाइड ग्रुप की, अगर तो एक ही एल्डिहाइड ग्रुप आपके कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उसकी पोजीशन आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात होती है कि आपने नंबरिंग वहीं से स्टार्ट की होती है जहाँ पे एल्डिहाइड वाला कार्बन होता है, यानी एल्डिहाइड वाले कार्बोनिल कार्बन से ही आप नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। अगर एल्डिहाइड ग्रुप एक से ज़्यादा प्रेजेंट है फिर आपको पोजीशन बताना पड़ती है। अगर हम बात करें कीटोन्स की, तो कीटोन्स का जनरल नेम होता है अल्कानॉन, यानी जितने कार्बन वाला अल्केन होगा उसके आखिर में आपने ऑन लगा देना होता है। अल्कानॉन जैसे प्रोपानॉन, ब्यूटानॉन, पेंटानॉन वगैरह वगैरह। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आपके सामने, आप ये देख सकते हैं। जैसे ये कंपाउंड है, अब इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस हमेशा एल्डिहाइड को मिलेगी, तो आपने एल्डिहाइड वाले से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। जब आप चूंकि एक ही एल्डिहाइड है इसके अंदर तो फिर एल्डिहाइड की पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं है। टोटल है इसके अंदर 1 2 3 4 5, तो 5 के रिस्पेक्ट में इस जनरल नाम था अल्कानल, तो नाम हो जाएगा इसका पेरेंट नेम पेंटानल। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है? कार्बन नंबर 5 पे, तो 5 हाइड्रोक्सी पेंटानल। इस तरह से आप बाकी सबका भी कर सकते हैं। अगर सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखें तो अब उसमें आपके पास दो एल्डिहाइड ग्रुप है, तो आप नंबरिंग या इस साइड से स्टार्ट कर सकते हैं या इस साइड से, तो किसी एक साइड से कर लें क्योंकि यहाँ से इसको नंबर 1 मिल जाएगा, यहाँ से इसको। तो अब आपने पोजीशन बतानी है क्योंकि दो अल ग्रुप हैं आपके पास, दो एल्डिहाइड है, तो वही 5 कार्बन है लेकिन 2 अल हैं, तो अब इसका नेम होगा पेंटेन 1,5 डाई अल, डाई ट्राई, वो फिर आप इन ग्रुप्स के लिए हाथ से यूज़ करेंगे। बाकी जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा आपने उसकी पोजीशन बता देनी है। जैसे यहाँ पे थायराइड पे मिथाइल लगा हुआ है तो 3 मिथाइल ब्यूटानल। तो ये सारी एग्जांपल इसी तरह से। ये नेक्स्ट है आपके पास कीटोन। कीटोन की पोजीशन आपने बताना होती है। इसमें भी करना आपने ये होता है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना होती है, फिर नंबरिंग आपने उस साइड से स्टार्ट करनी है जहाँ से आपके इस ग्रुप को लोअर नंबर मिले। तो फिर आप जैसे यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5, तो अब आप इसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, इसमें कीटोनिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो अब आपने उन सबको हाईलाइट करना है। तो पहले 5 के रिस्पेक्ट में पेरेंट नेम देख लें। हाँ, पेंटीनॉन होना चाहिए। अब
पेंटीनॉन इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें डबल बॉन्ड आ गया। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड ना होता तो फिर अल्कानॉन ही हम यूज़ करते, पेंटानॉन कहते, लेकिन चूंकि अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो अब ये अल्कीनॉन बन गया है, पेंटीनॉन। अब कौन सी पोजीशन पे इन है यानी डबल बॉन्ड है, और कौन सी पे ऑन है यानी कीटोनिक ग्रुप है। तो 2 पे सेकंड कार्बन पे ऑन है तो ये 2 ऑन हो गया, और थर्ड कार्बन पे आपका इन ग्रुप प्रेजेंट है तो वो आपने हाईलाइट कर दिया, बाकी 4 पे मिथाइल है वो बता दिया। इस तरह से ये सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। साइक्लोहेक्सानॉन भी हो सकते हैं, मतलब साइक्लिक कीटोन्स भी हो सकते हैं, जैसे ये आपके पास है 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सानॉन, इस तरह के एग्जांपल भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप इकट्ठे आ जाएं, यानी आपके कंपाउंड में एल्डिहाइडिक भी हो और कीटोनिक भी हो, तब आपने क्या करना है, तब आपने प्रेफरेंस देनी होती है एल्डिहाइडिक ग्रुप को। तो आप नंबरिंग स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड वाली साइड से और प्रोसीड करवाते हैं उसको कीटोन वाली साइड पे। फिर यहाँ पे कीटोन एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा होता है, क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप पेरेंट में तो आप ये नहीं शामिल कर सकते। तो एल्डिहाइड पेरेंट का रोल प्ले करेगा, जैसे ये है 5 कार्बन वाला, तो ये पेंटानल। अब यहाँ पे आपके पास जो है सेकेंड कार्बन, ये बनेगा आपके पास 4th कार्बन। यहाँ से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है एल्डिहाइड वाले कार्बन से, 1 2 3 4 5। तो 5 के रिस्पेक्ट में पहले आपने पेरेंट नेम पेंटीनल बता दिया, उसके बाद 4th कार्बन पे है आपका कीटोनिक ग्रुप, जो कि अब ऑक्सो के तौर पे लिखा जाएगा, यानी 4 पे ऑक्सो लगा हुआ है और 2 पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो मिथाइल है, तो ये आपने इस तरह से इसका पूरा नेम लिख देना है। उसके बाद है मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जब जनरल ट्रेंड मैंने आपको बताया था उसमें मैंने एक बात कही थी कि अगर आप अल्केन्स की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आपको मिलते हैं अल्कोहल्स, अगर आप अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आपको मिलते हैं एल्डिहाइड कीटोन, अगर एल्डिहाइड कीटोन की करवाते हैं तो आपको मिलते हैं एसिड्स। तो ये जो आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं अल्कोहल्स की, तो ऑब्वियसली यहाँ से आपको एल्डिहाइड कीटोन मिल जाते हैं। कीटोन में बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, लेकिन ये याद रखिएगा कि जो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होती है वो कीटोन्स की ऑक्सीडेशन पे होती है। जो आपके पास कीटोन्स की फॉर्मेशन होती है वो सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन पे होती है, क्योंकि कीटोन के अंदर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप होना लाजमी होता है। तो ये आपने ले लिया है अल्कोहल, ये आपने लिया है सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि इसका जो अल्फा कार्बन है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। सोडियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में आपने इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाया, एक्वस H2SO4 आपके रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई और ये कन्वर्ट हो गया, यानी जो आपका अल्कोहलिक ग्रुप वाला कार्बन था वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन के अंदर। प्राइमरी अल्कोहल के केस में एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करना पड़ती है, वो ये होता है कि दिस प्रोसेस में लीड टू ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी यहाँ पे रिएक्शन को ना स्टॉप करना मुश्किल हो जाता है। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से तो एल्डिहाइड तो बन गए या कीटोन तो बन गए, उनसे फर्दर एसिड्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जाता है कि आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते, तो फिर वो रिएक्शन को स्टॉप करवा देते हैं। जैसे आप यूज़ कर सकते हैं पायरिटीनियम क्लोरोक्रोमेट या पायरिटीनियम डाइक्रोमेट वगैरह, तो वो फिर आपके रिएक्शन को एल्डिहाइड तक स्टॉप करवा देंगे अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल यूज़ किया है। तो प्राइमरी अल्कोहल के फिर ऑक्सीडेशन के केस में आपको एल्डिहाइड्स मिल जाएंगे यहाँ से। उसके बाद है द कीटोन्स में ऑल्सो बी जनरेटेड फ्रॉम द सेकेंडरी अल्कोहल यूजिंग एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। इस रिएक्शन को ओपन ऑवर्ड ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है, ये भी चूँकि बाय नेम है इसीलिए यहाँ पे एडिड है। तो ये बड़ा सिंपल सा रिएक्शन होता है कि ये है आपका अल्कोहल और ये आपका एसीटोन है। तो जब आप ये रिएक्शन करवाते हैं कीटोन्स बनते हैं आपके पास, होता ये है कि ये मिथाइल ग्रुप शफल हो जाएंगे आपके यहाँ पे अल्कोहलिक वाले कार्बन के साथ, और ये जो आपके R1 R2 जो भी ग्रुप्स थे वो आपके आके इस कीटोनिक वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह से आप हायर कीटोन्स को भी बना सकते हैं। रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड की अगर आप रिडक्शन करवाते हैं तो उसके रिजल्ट में भी आप एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। रिडक्शन का मतलब हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा देखा है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसे रोज़नमंड रिडक्शन भी कहा जाता है। एल्डिहाइड कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विद हाइड्रोजन यूजिंग प्लाटियम कैटलिस्ट सस्पेंडेड ऑन बेरियम सल्फेट। ये कंडीशन याद रखिएगा, ये समटाइम MCQs में पूछ ली जाती हैं।
तो होगा ये सिंपल कि ये क्लोरो ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, अल्टीमेटली आपके पास एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके अलावा आप ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन से भी बना सकते हैं, ये ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन से भी आप बना सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स को। जो भी आपका डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता होगा, जब आप ओजोनोलाइसिस करवाओगे, ओजोन ऐड करवाओगे, उस कार्बन की यानी डबल बॉन्ड के साथ एडजेसेंट जो कार्बन होंगे उन दोनों की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। जैसे इस केस में आप देखें तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, इस कार्बन की भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और इसकी भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो ये भी कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी कार्बोनिल में। तो अल्टीमेटली आपको दो जो हैं वो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। अगर आपके पास इस तरह का अल्कीन होता तो अब यहाँ से डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही ब्रेकेज होना है, लाइसिस होनी है, तो इस कार्बन की भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और इस कार्बन की भी, तो अल्टीमेटली अब आपको कीटोन्स मिल जाएंगे। तो एल्डिहाइड कीटोन जो है वो आप ओजोनोलाइसिस से भी बना सकते हैं। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, अगर आप अल्काइंस की हाइड्रेशन करवाते हैं उसके रिजल्ट में भी आप प्रिपेयर करवा सकते हैं एल्डिहाइड्स या कीटोन को। जो एसिटाइलिन होता है, एसिटाइलिन जिसे हम इथाइन भी बोल रहे होते हैं, जिसमें 2 कार्बन्स होते हैं, जब आप उसकी हाइड्रेशन करवाएंगे, देखिए 2 कार्बन वाला कीटोन नहीं हो सकता, कीटोन के लिए मिनिमम 3 कार्बन्स होने चाहिए, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप वाला एक कार्बन और दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप ने अटैच होना है, तो कम से कम एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप तो होगा ना। तो यहाँ पे एसिटाइलिन के पास होते हैं 2 कार्बन, तो जब इनकी ऑक्सीडेशन होती है या हाइड्रेशन आप करवाते हो अल्काइंस की मर्क्यूरियस सल्फेट की प्रेजेंस में और H2SO4 के प्रेजेंस में, तो आपको मिलता है यहाँ से एल्डिहाइड, सिर्फ उस केस में जब आपने एल्डिहाइड यूज़ किया होता है। और अगर आप यहाँ पे अगर आपने एसिटाइलिन यूज़ किया होता है तो आपको एल्डिहाइड मिलता है। अगर इसके अलावा कोई अल्काइन आप यूज़ करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमेशा आपको कीटोन्स मिलते हैं, क्योंकि उसमें फिर कार्बन ज़्यादा होते हैं, तो अल्टीमेटली वो कीटोन प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद है एसाइलेशन ऑफ एरिन्स, ये रिएक्शन हम पहले कर चुके हैं, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन जो हमने करवाई थी, बेंजीन की भी हमने करवाई है, टॉलिन की भी करवाई है। यहाँ पे दोबारा से वही रिएक्शन है कि आपने एसिड क्लोराइड लिया, तो एसिड AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जनरेट होता है, यहाँ से क्लोराइड निकलेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये आके इस पर अटैक करेंगे, वही पूरा मैकेनिज्म, और ये वाला एसाइल ग्रुप आके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो एसाइलेशन भी आप करवा सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के बाय यूजिंग एसिड हैलाइड। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, दे हैव डायपोल मोमेंट एज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इनका डायपोल मोमेंट भी होता है, मतलब इनमें चार्ज सेपरेशन होती है, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और कार्बन की कम होती है। जो कार्बोनिल कार्बन होता है इसके अंदर कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा, यानी न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज़, वो आके कार्बन के साथ अटैच होंगे, और अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो आके अटैच होगा ऑक्सीजन के साथ। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों तरह के रिएक्शन शो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की। Nucleophilic addition to the carbonyl group is the most important reaction of aldehyde and ketone. Several nucleophiles such as water, alcohol, cyanide, etc. attack the carbonyl carbon. The reaction can be catalyzed by the presence of both acid and bases. यानी ये आप जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाते हैं ये एसिड कैटालाइज भी करवा सकते हैं और बेस कैटालाइज भी करवा सकते हैं, लेकिन दोनों को केस में अल्टीमेट प्रोडक्ट सेम ही बनेगी। एसिड कैटालाइज होगा तो आपके मिक्सचर में हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन होगी, तो होगा ये कि जो ऑक्सीजन के लॉन पेयर है वो अपने लॉन पेयर के थ्रू इस पर अटैक करेगा, ये प्रोटॉन आके इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट खुद पे पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करता, वो इन इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, तो वो अपने पॉजिटिव चार्ज को रिमूव कर लेगा। अब ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे वो ऑक्सीजन को मिल चुके हैं, तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नॉर्मली जो कार्बन पे चार्ज होता है वो पार्शियल पॉजिटिव होता है, लेकिन अब फुली पॉजिटिव आ चुका है, तो अब जो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा वो भी आसानी से अटैक कर सकेगा। तो ये कार्बन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आमतौर पे एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाई जाती है, कि जिसमें पहले स्टेप में प्रोटोनेशन करवा के आप कार्बन के ऊपर फुली पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं। बेस कैटालाइज में न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है इस कार्बन पर जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है,
ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट होते हैं, फिर अगले स्टेप में वो प्रोटॉन को पिक करके दोबारा से OH बन जाता है। तो प्रोडक्ट दोनों के केस में सेम ही बनेगी, बस फ़र्क ये है कि उसमें प्रोटोनेशन पहले हो जाती है, उसमें प्रोटोनेशन बाद में होती है। Relative reactivities of aldehyde and ketone for nucleophilic addition. Any group that increase the positive charge on carbonyl carbon. देखिए जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज जो हैं, उन्होंने आगे कहाँ पे अटैक करना है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, न्यूक्लियोफिल इजीली आगे उसके ऊपर अटैक कर सकेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, वो अब चूंकि इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं तो वो तो इसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे होते हैं, जिससे इसकी रिएक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो विदड्रॉ कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ से ऑक्सीजन विदड्रॉ कर रहा है, यहाँ से बैक से दूसरा विदड्रॉइंग ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है, तो वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है। तो उस केस में न्यूक्लियोफाइल का इस पर अटैक करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि एडिशन ऑफ ग्रीक नॉट रिएजेंट, अब डिफरेंट ये कंपाउंड्स को आपने ऐड करवा के देख लिए। इंतहाई सिंपल सा ये प्रोसेस है। होगा ये कि जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, जो भी आपने ऐड करवाना है अपने कार्बोनिल कंपाउंड में, तो उसका जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो आपने ऐड कर देना है ऑक्सीजन के साथ, और जो नेगेटिव पार्ट होगा वो अटैच कर देना है कार्बन के साथ। क्योंकि कार्बन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव पार्ट इस पॉजिटिव के साथ अटैच होगा। ऑक्सीजन पे आता है नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पार्ट आके इसके साथ अटैच होगा। अब ये है ग्रीक नॉट रिएजेंट। ग्रीक नॉट रिएजेंट में हमें पता है कि कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं, क्योंकि ये मेटल के साथ अटैच होता है। तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन जो है ये इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड इसका फिर ब्रेक हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, MgX आके इसके साथ अटैच हो जाएंगे। अगले स्टेप में आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ये OH बन जाएगा और MgX के साथ OH अटैच हो जाएगा। इस तरह से आप हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन करवा सकते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही कि जो साइनाइड है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है तो ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। और जो नाइट्राइल्स आपके पास बनते हैं, जो सायानो ग्रुप वाले प्रोडक्ट बनते हैं, इनको फर्दर आप एसिड में कन्वर्ट भी करवा सकते हैं बाय अप्लाइंग FGI फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। उसके बाद है सोडियम बाइसल्फाइड। अब सोडियम बाइसल्फाइड को भी आप ऐड करवा सकते हैं इसमें, ये NaHSO3 है। तो इसमें भी जो नेगेटिव पार्ट है उसको पॉजिटिव के साथ अटैच कर दें, और जो पॉजिटिव पार्ट है उसको नेगेटिव के साथ अटैच कर दें। तो यहाँ से होगा ये कि जो आपका हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा, SO3Na ये वाला ग्रुप कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। वाटर की एडिशन करवा सकते हैं, जो हाइड्रोक्सिल है नेगेटिव वाला वो कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ। आप अल्कोहल्स की भी करवा सकते हैं। तो उसके केस में भी यही होगा कि जो प्रोटॉन है, जो हाइड्रोजन है, वो ऐड हो जाएगा आपके इस ऑक्सीजन के साथ, और बाकी OR जो ग्रुप है वो ऐड हो जाएगा कार्बन के साथ। तो ये रिएक्शन इस तरह से आप करवा सकते हैं। इनके रिजल्ट में फिर हेमी एसिटल्स की फॉर्मेशन होती है, जिनको फर्दर आप मज़ीद अगर अल्कोहल के साथ ही ट्रीट करवाएंगे तो एसिटल्स की फॉर्मेशन भी हो जाएगी। तो एसिटल बनाने के लिए आमतौर पे इसको किया जाता है। उसके बाद है रिडक्शन रिएक्शन। आपने रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना है, और पहले हमने कहा था कि अगर हम अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करवाएं तो वो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में कन्वर्ट होते हैं। अब अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन की रिडक्शन करवाओगे तो वही रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, यानी जो पहले ऑक्सीडेशन पे एल्डिहाइड्स बन रहे थे अल्कोहल से, रिडक्शन पे एल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे दोबारा से अल्कोहल्स के अंदर। तो ये आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ करना है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन होगी और जितने कार्बन वाला आपका एल्डिहाइड होगा उतने कार्बन वाला आपका जो अल्कोहल है वो बन जाएगा। उसके बाद है मेरविन पॉन्ड्रफ व्हीटले रिडक्शन। ये जो प्रोसेस होता है ये टोटली अपोजिट होता है, रिवर्स होता है ओपन ऑर्डर ऑक्सीडेशन जो हमने ऊपर पढ़ी थी। ओपन ऑर्डर के अंदर हमने क्या किया था, उसमें हमने ये किया था कि जो अल्कोहल के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच थे वो अटैच हो गए थे जाके एसीटोन के साथ। तो यहाँ पे उसका रिवर्स होगा कि जो कीटोन के अल्काइल ग्रुप हैं वो अटैच होंगे आगे आपके अल्कोहल के साथ, यानी ये उसका रिवर्स प्रोसेस होता है।
तो ये आमतौर पे आप अल्कोहल्स की प्रिपरेशन के लिए ही करते हैं और साथ में आपको कीटोन्स पे मिलते हैं। उसके बाद है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन में भी इसे कार्बोनिल कार्बन की रिडक्शन होती है, कार्बोनिल ग्रुप की होती है बल्कि आप यूँ कह लें। तो अब इसमें भी वुल्फ किश्नर और जो आपके पास है क्लेमेंसिन, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। दोनों की प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होती है, सिर्फ कंडीशन का फ़र्क है कि वुल्फ किश्नर ने जो रिएक्शन प्रोसीड करवाया था वो बेसिक कंडीशन में करवाया था, और जो आपके पास हैं क्लेमेंसिन उन्होंने एसिडिक कंडीशन में प्रोसीड करवाया था। बाकी यहाँ पे आपने कैटलिस्ट के तौर पे हाइड्रासीन को यूज़ करना है, यहाँ पे आपने जिंक और मरकरी का अमलगम यूज़ करना होता है। तो होगा यही कि ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसकी रिडक्शन हो जाएगी। रिडक्शन होगी तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये बॉन्ड डबल वाला यहाँ से ब्रेक होगा, इस कार्बन के 2 बॉन्ड कम होंगे तो दोनों जो है इसके हाइड्रोजन के साथ बन जाएंगे, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और ये ऑक्सीजन जो है इसके भी रिडक्शन होगी, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप क्लेमेंसिन में भी ये काम करवा सकते हैं कि ये बॉन्ड डबल वाला ब्रेक होगा और दोनों साइड पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। उसके बाद है कंडेंसेशन रिएक्शंस। कंडेंसेशन रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों शो करते हैं ये। इन्हें एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस भी कहा जाता है। इसमें हमने पढ़ना है अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में और कैनिसोरो रिएक्शन के बारे में। अल्डोल में मेनली अगर आप एल्डिहाइड यूज़ करें तो जो आपको प्रोडक्ट मिलती है वो अल्डोल मिलती है। अल्डोल का मतलब है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है और अल्कोहलिक ग्रुप भी होता है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड आर कीटोन, लेकिन याद रखिएगा अल्डोल कंडेंसेशन सिर्फ वो मॉलिक्यूल शो करवाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन्स होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बेस ने सबसे पहले स्टेप में अल्फा हाइड्रोजन को ही पिक करना होता है, फर्दर ये रिएक्शन उसी से ही प्रोसीड होता है। तो जनरल पहले देख लें कि होता क्या है इसमें। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों आपने एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल ले लिए, बेसिक कंडीशन में आपने इसको प्रोसीड करवाया, एज अ रिजल्ट ये आपको मिला 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। इसका मैकेनिज्म अभी हम देखते हैं। तो अल्डोल इसको हम इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहलिक भी है। फर्दर इसमें अगर डिहाइड्रेशन आप करवाते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो, अब ये आपका है फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला ये कार्बन है अल्फा और इसके साथ ये वाला कार्बन है बीटा। तो अल्फा से निकलेगा हाइड्रोजन और बीटा से निकलेगा हाइड्रोक्सिल। डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, इनके दरमियान बन जाएगा डबल बॉन्ड, इसीलिए इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। तो ये है आपके पास, पहले हमने एल्डिहाइड के साथ देखा है, ये रिएक्शन आप कीटोन के साथ भी प्रोसीड करवा सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा कंपाउंड यूज़ करना जिसमें अल्फा हाइड्रोजन लाजमी हो। अब जैसे ये आपका है फंक्शनल ग्रुप, तो इसके साथ वाले जो दोनों कार्बन हैं वो अल्फा कार्बन है, तो उनके जो हाइड्रोजन्स हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। बाकी प्रोडक्ट इसमें बिल्कुल उसी तरीके से बनती है। मैकेनिज्म क्या होता है अल्डोल का, पहले स्टेप में बेस आके अटैक करती है अल्फा कार्बन से और वहाँ से प्रोटॉन पिक कर लेती है, तो कार्बेन आयन जनरेट हो जाता है। अब चूंकि ये प्रोटॉन पिक हो रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इसी कार्बन के पास लेंगे, तो कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये कार्बेन आयन जो दूसरा कंपाउंड आपने यूज़ किया होगा उसके कार्बोनिल ग्रुप पे जाके अटैक करेंगे, ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब इस कार्बन ने 5 बॉन्ड तो नहीं बना लेने, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। उसके बाद आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इसके, तो हाइड्रोलिसिस के रिजल्ट में ऑक्सीजन यहाँ से प्रोटॉन पिक करके OH बन जाएगा। फिर अगले स्टेप में ये होगा कि अल्फा से हाइड्रोजन निकलेगा और बीटा से हाइड्रोक्सिल, और यहाँ पे डिहाइड्रेशन के बाद अल्फा बीटा एलिमिनेशन के बाद आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। उसके बाद है क्लेजन श्मिट रिएक्शन। अच्छा, ये जो इस तरह के बाकी रिएक्शंस हैं ना, इनमें सिर्फ आप लोगों ने मेन जो बात याद रखनी है वो ये आपको पता होना चाहिए कि आपने रिएक्टेंट कौन से यूज़ किए हैं और प्रोडक्ट आपके पास कौन से बन रही है। बाकी अगर आप मैकेनिज्म करें तो बहुत अच्छी बात है, जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, लेकिन जो MCQs के हवाले से वो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछ लिया जा सकता है कि अगर आपने बेंजिल एसीटोफिनोन को बनाना है तो आप रिएक्टेंट में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। ये यूँ पूछ लिया जा सकता है कि क्लेजन श्मिट रिएक्शन के अंदर आपको अल्टीमेट प्रोडक्ट कौन सी मिलती है। तो क्लेजन श्मिट रिएक्शन के अंदर आप यूज़ करते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन, या एक तो आपके पास लाजमन एरोमेटिक एल्डिहाइड ही होता है,
क्योंकि वो आपने ऐसा कंपाउंड लेना होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। और दूसरा आप एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कीटोन भी, और जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये आपने ले लिया है एल्डिहाइड और ये आपने ले लिया है कीटोन। इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन है ये, और इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये अब आपने एरोमेटिक एल्डिहाइड वो लिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और इस कीटोन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ से आप रिप्लेस करवा सकते हैं। तो उसके बाद ये प्रोडक्ट आपको बेंजल एसीटोफिनोन मिल जाएगी। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अल्डोल में देखा। पहले स्टेप में बेस आएगा, बेस आके अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन पिक करेगा, कार्बेन आइन बनेगा, वो इस एल्डिहाइड वाले कार्बोनिल पे जाके अटैक करेगा। बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होगा और अल्टीमेटली आपको ये प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगी। क्लेजन रिएक्शन के अंदर आपने एरोमेटिक एल्डिहाइड प्लस एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम वो यूज़ करना होता है। तो अब आपने एरोमेटिक एल्डिहाइड यहाँ पे भी वही लिया है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और ये आपने लिया है यहाँ पे एस्टर। लेकिन एस्टर आपने वो लेना है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन अगर दोनों में नहीं होगा ना तो फिर रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकेगा, कार्बेन आइन ही नहीं बनेगा, तो रिएक्शन कैसे आगे चलेगा। तो अगर आप इन दोनों, तो बिल्कुल वैसे ही कि यहाँ से पहले स्टेप में बेस आगे जो है वो प्रोटॉन पिक करेगी, कार्बन जनरेट होगा, फिर वो जाके इस पर अटैक करेगा, रिएक्शन बिल्कुल उसी तरीके से प्रोसीड होगा। तो ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। उसके बाद है पर्किन रिएक्शन। इसमें आपने एरोमेटिक एल्डिहाइड यूज़ करना होता है प्लस एसिड एनहाइड्राइड। तो आपने एरोमेटिक एल्डिहाइड वही ले लिया, साथ में अब आपने लेना है एसिड एनहाइड्राइड, और एनहाइड्राइड भी आपने वो लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, क्योंकि याद रखिएगा अगर आपके दोनों कंपाउंड्स में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो आपका रिएक्शन नहीं प्रोसीड कर सकेगा। तो बिल्कुल वैसे ही अब यहाँ से कार्बन आइन जनरेट होगा, फिर इस पर अटैक होगा, रिएक्शन उसी तरीके से आगे चलेगा और ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो यही है कि पर्किन ने कौन से रिएक्टेंट यूज़ किए थे, या पर्किन ने आपको अल्टीमेट प्रोडक्ट कौन सी बना के दी थी। तो ये उसका मैकेनिज्म है, ये आप देख सकते हैं। पहले स्टेप में जो आपका सॉल्ट होता है वो आयोनाइज होता है, उसके बाद फिर ये कार्बन आइन की जनरेशन होती है, यहाँ से प्रोटॉन पिक होता है, कार्बन आइन फिर दूसरे पे अटैक करते हैं, और बिल्कुल उसी तरीके से पूरा रिएक्शन होगा जिस तरह से आपने अल्डोल में करवाया, और अल्टीमेटली आपको सिनेमिक एसिड जो है वो मिल जाएगा, जो अभी आपने यहाँ पे बनाया भी है। उसके बाद है ये रिएक्शन ना, यहाँ तक आप स्टॉप भी कर सकते हैं। अगर अगला स्टेप करना चाहो तो यही होगा कि यहाँ से हाइड्रोक्सिल और यहाँ से हाइड्रोजन निकल के फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। रिफॉर्मेट्स का रिएक्शन, इन्होंने क्या किया था, अल्फा ब्रोमो एस्टर जो होते हैं उसका रिएक्शन करवाया था एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, और अल्टीमेटली बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स इनको मिले थे। यानी अल्फा ब्रोमो इन्होंने यूज़ किए थे और बीटा हाइड्रोक्सी इनको मिले थे। अल्फा ब्रोमो एस्टर का रिएक्शन करवाया था एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। तो वही रिएक्टेंट आप लें, हाँ एल्डिहाइड या कीटोन कोई सा भी यूज़ कर लें, तो अल्टीमेटली बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होगा और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी जिसमें आप देख सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है जिसमें। कंडेंसेशन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ भी आप कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन करवा सकते हैं। अमोनिया डेरिवेटिव्स आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपल अमाइन थे स्टार्ट ले लें कि पहले आपके पास था अमोनिया NH3, फिर आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाया चूँकि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना चाह रहे हो, तो उसकी जगह पे आपने अल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया। आपने लेना है कोई भी एल्डिहाइड ले लें, कीटोन ले लें, तो बहुत ही सिंपल सा ये रिएक्शन होगा। इस तरह से सिंपल होगा कि ये ऑक्सीजन जो है ये इस हाइड्रोजन के साथ मिल, यानी H2 और O मिलके बना देंगे H2O, और ये पूरे का पूरा जो बाकी ग्रुप बचेगा वो आगे इसके साथ अटैच हो जाएगा। यानी आपको मिल जाएंगे अमाइंस, IMINE वाला, जिसमें कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड होता है। अगर आप हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करवाते हैं तो होना यहाँ पे भी वही है कि H2O निकल जाएगा और बाकी ये वाला ग्रुप जो है वो इसके साथ आके अटैच होगा, तो ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह से आप सेमी कार्बाजोन्स बना सकते हैं, आप फिनाइल हाइड्राजोन्स बना सकते हैं, आप 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल के साथ ये करवा सकते हैं। तो सिंपल करते ये जाइएगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के वाटर रिमूव करते जाइएगा, बाकी पूरा ग्रुप आपने उसके साथ अटैच कर देना है। उसके बाद है मैनिक रिएक्शन। इन्होंने मैनिक बेस को प्रिपेयर किया था फॉर्मेल्डिहाइड प्लस
एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड आपने लेना है, प्लस इसमें अमाइंस ऐड किए जाते हैं। तो ये आपको मिलते हैं अल्टीमेटली मैनिक बेस, और मैनिक बेस बोलते हैं बीटा अमाइनो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स को। तो ये है आपका एसीटोफिनॉल, आपका कंपाउंड है ये, जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है। उसके साथ दूसरा आपने लेना है फॉर्मल्डिहाइड, और तीसरा आपने लेना होता है अमाइंस, जो कि आप प्राइमरी या सेकेंडरी यूज़ करते हैं। वो इसलिए टर्शरी नहीं कर सकते क्योंकि हमने यहाँ से ना हाइड्रोजन को निकालना होता है। अगर ये टर्शरी अमाइन होगा तो ये वाला हाइड्रोजन ऑलरेडी अल्काइल के साथ रिप्लेस हो चुका होगा। तो जो आपका होता है कीटोन, उसमें से हाइड्रोजन रिमूव होता है, जो आपका एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड होता है। जो आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है, इसमें से ऑक्सीजन निकलेगा, और जो आपका अमाइन होगा इसमें से भी हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके बना देते हैं वाटर। और बाकी आपने सबको डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है। यानी यहाँ पे क्या बचेगा, C6H5CO, CH3 था, एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया CH2, उसके बाद HCHO, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन निकल चुका है, तो बाकी आपके पास बचेगा CH2, वो आपने लिख दिया। और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल चुका है, तो ये वाला नाइट्रोजन के साथ ये पूरा ग्रुप आपने वैसे ही लिख देना है। तो इसको बोलते हैं मैनिक बेस। उसके बाद है हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन। ऊपर आपने अल्डोल देख लिया है। कैनिज़ारो रिएक्शन जो हैं वो स्पीशीज शो करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अब जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो रिएक्शन का मैकेनिज्म ज़रा डिफरेंट हो जाता है। एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टू फॉर्म इक्वल अमाउंट ऑफ क्रॉसबॉन्डिंग अल्कोहल एंड सॉल्ट। यानी आप दो मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे एल्डिहाइड के, क्योंकि कीटोन ऐसा कोई हो नहीं सकता जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। तो जाहिर सी बात है फिर बचता है क्या, सिर्फ एल्डिहाइड्स। तो ये जस्ट एल्डिहाइड से ये रिएक्शन शो करते हैं। कुछ एल्डिहाइड्स जैसे आपके पास है ये फॉर्मल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होता। तो ये आपने दो ले लिए हैं फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल। बेसिक कंडीशन में रिएक्शन प्रोसीड होगा। इसे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इसीलिए कहते हैं कि इसमें एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होती है और एक की रिडक्शन होती है। तो अगर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो तो किस में कन्वर्ट होते हैं, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो तो वो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पे चूंकि आपके पास सोडियम आयन प्रेजेंट होते हैं तो इसलिए वो एसिड का सॉल्ट बन जाता है। और अगर एल्डिहाइड की रिडक्शन हो तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं अल्कोहल्स में। ये बात हम ऊपर भी कर चुके हैं, तो वही वाला सारा काम यहाँ पे होगा। तो इसके अलावा आप ले सकते हैं कोई भी ऐसा एल्डिहाइड जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। इन हर केस में बनने वाली प्रोडक्ट आपके पास बिल्कुल सेम ही होगी, यानी सॉल्ट और अल्कोहल ही बनेगा। तो ये पहला आपने देख लिया है HCHO फॉर्मल्डिहाइड। अब अगर आप इसमें देखें तो इसके अंदर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। वो इस तरह से नहीं है कि ये CHO यानी C का डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ और एक है हाइड्रोजन के साथ। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके साथ वाला कार्बन है अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे, 2 नहीं 3 होंगे। तो अब जब तीनों मिथाइल हो जाएंगे और एक बॉडी साइड पे बन चुका है तो जाहिर सी बात है फिर इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं बचेगा। जब इसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये रिएक्शन को फिर फर्दर प्रोसीड नहीं करवा सकेगा अल्डोल के थ्रू, फिर ये कैनिज़ारो को फॉलो करेगा। इसी तरह से आपके पास बेंज़ल्डिहाइड में भी होता है कि उसमें भी अल्फा हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता। तो मैकेनिज्म क्या होता है, पहले स्टेप में बेस आके अटैक करता है इस कार्बन पे, ये पाया इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं, ऑक्सीजन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में ये होता है कि हाइड्राइड ट्रांसफ़र होता है। हाइड्राइड जब ट्रांसफ़र होगा तो वो हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। वो कब होगा कि जब आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ये वापस आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जब वापस आना चाहेंगे तो अब इस कार्बन ने 5 बॉन्ड नहीं बनाने, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा विद इलेक्ट्रॉन्स। तो ये H नेगेटिव की फॉर्म में जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे तो ये आपके पास एसिड बन चुका है। उसके बाद इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया अब इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो अब क्या होगा, प्रोटॉन शिफ्टिंग होगी, दोबारा से प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा। ये एसिड है, एसिड प्रोटॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, तो यहाँ से प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे प्रोटॉन ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अल्कोहल।
अब यहाँ पे बन जाएगा O नेगेटिव। तो आपकी रिएक्शन मिक्सचर में जब आपने बेस यूज़ की थी उसमें नेगेटिव पार्ट तो यूज़ हो गया, जो सोडियम है वो तो प्रेजेंट होगा, तो वो सोडियम जो है वो आगे इसके साथ अटैच हो जाएगा और नेगेटिव के साथ, तो ये सोडियम सॉल्ट बन जाएगा जो भी आपका एसिड होगा उसका। उसके बाद है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। It is a temporary effect observed in unsaturated compound only in presence of some reagent available nearby. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये होता है जो कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स में होते हैं और सिर्फ उस टाइम होता है जब कोई साथ में रिएजेंट अवेलेबल हो। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इन्वॉल्व कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। जैसे ऊपर हमने काफ़ी जगह पे ये किया कि जो पाई इलेक्ट्रॉन थे ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते थे, तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसकी वजह से फिर कार्बन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो न्यूक्लियोफाइल के लिए इस पर अटैक करना ज़्यादा फिजिबल हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड to the more electronegative atom of the bonded atom due to the requirement of attacking reagent is called electromeric effect। ये इलेक्ट्रॉन कब शफल होते थे? जब आपके पास रिएजेंट आके इस कार्बोनिल पे अटैक करता था, तभी ये पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते थे। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है ये दो तरह का होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव ये होता है कि व्हेन द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस टूवर्ड द अटैकिंग रिएजेंट। जब अटैकिंग रिएजेंट की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, और इसमें अटैकिंग रिएजेंट कौन सा हो सकता है कि जब पाई इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट हो, वो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, तभी वो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट हो सकते हैं ना। और नेगेटिव तब होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं फिर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ चले जाते हैं। जैसे ये है आपके पास इलेक्ट्रोफाइल, तो ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये खुद आके इस पर अटैक करेंगे। तो अब एक कार्बन के साथ तो ये अटैच हो जाएगा, जो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा दूसरे कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नेगेटिव तो हमने काफ़ी दफ़ा देखा है कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद कुछ जो हैं ये कंपाउंड्स, इनके स्ट्रक्चर और यूजेस हैं। यूजेस अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इनमें ऐसे कोई मुश्किल बात नहीं है। ये आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है। जब कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड पे हाइड्रोजन होता है, इसको हम जनरली एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ करते हैं, एनेस्थेटिक के तौर पे यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन वगैरह के लिए, प्लास्टिक्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बैकलाइट फॉर्मेशन के लिए। पैरा एल्डिहाइड, ये साइक्लिक ट्राइमर होता है एस्ट एल्डिहाइड का। जब आप एस्ट एल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल्स को पोलीमराइज करवाते हो तो जो साइक्लिक ट्राइमर बनता है आपके पास, उसे कहा जाता है पैरा एल्डिहाइड। और अगर आप फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करें तो उसे मेटा फॉर्मल्डिहाइड कहा जाता है। उसमें भी ऐसे ट्राइमर बनते हैं, बस ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ये उसमें अटैच नहीं होता, इसकी जगह पे हाइड्रोजन होता है क्योंकि वो फॉर्मल्डिहाइड से बना होता है। यूजेस की बात करें तो ये रेजिन्स वगैरह बनाने में, इसके अलावा डिप्रेसेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, सेडेटिव के तौर पे, हाइपोनोटिक ड्रग्स वगैरह के लिए, और इट इज़ यूज एज एक्सपेक्टोरेंट वगैरह के लिए। तो इनको देख लेना आप लोगों ने। एसीटोन के यूजेस हैं, सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है क्लोरोफॉर्म वगैरह की सिंथेसिस के लिए, आयोडोफॉर्म बनाने के लिए, प्लास्टिक सॉफ्टनिंग वगैरह के लिए। इस तरह से क्लोरल हाइड्रेट हैं आपके पास, इनका स्ट्रक्चर लाजमी याद रखिएगा, समटाइम ये भी पूछ लिया जाता है। ये इंसेक्टिसाइड के तौर पे हाइपोनोटिक ड्रग्स बनाने में, प्रिपरेशन ऑफ डीडीटी वगैरह बनाने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। हेक्सामीन है, हेक्सामाइन जो है ये आप यूज़ करते हैं यूरिनरी एंटीसेप्टिक के तौर पे, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे, एब्जॉर्बेंट फॉर एब्जॉर्बिंग पॉइजनस गैसेस वगैरह को एब्जॉर्ब करवाने के लिए। हेक्सामाइन नाइट्रेट इज़ यूज टू गेट एक्सप्लोसिव साइक्लोनाइट और RDX वगैरह यूज्ड इन एडहेसिव कोटिंग एंड सीलिंग कंपाउंड्स। बेंज़ल्डिहाइड है, बेंज़ल्डिहाइड को आप यूज़ करते हैं सिनेमिक एसिड बनाने में, वो ऊपर हमने प्रिपेयर भी किया है, डाइस वगैरह बनाने में, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे, बीज वगैरह को रिपेल करने के लिए। वेनिलीन जो है इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वेनिलीन के अंदर ये भी फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे, जो वेनीला फ्लेवर होते हैं मेनली चॉकलेट्स वगैरह के अंदर या आइसक्रीम के अंदर, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर इट इज़ यूज टू मास्क द अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन जिनका जायका बहुत ख़राब सा होता है, उस टेस्ट को मास्क करने के लिए, छुपाने के लिए भी उसके अंदर वेनिलीन ऐड कर दी जाती है। तो यहाँ पे आपका ये जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है।